अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, हस्बे हाल लेकर हाजिर है आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरे साथ है नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज इलेक्शनों की बातें करते करते मैं एक बात जरूर कहता चलूं कि मेरे मोहल्ले के लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे लीडर तस्लीम कर लिया। अल्लाह तुम्हारे मोहल्ले पे रहम करे। मेरे मोहल्ले पे भाई जी त्यारा नहीं गिर गया, उन्होंने मुझे लीडर बनाया। ओ खैर है यार, तुम्हारे मोहल्ले वालों ने तुम्हें लीडर बनाया है। कौम ने जिन लोगों को लीडर बनाया वो कौन सा लीडर है? यानी वो मुझे लीडर ही नहीं तस्लीम कर रहा, इजी ले रहा है। जबकि तुम्हें बात सुनाऊंगा कि तो तुम दंग रह जाओगे। अच्छा। मेरे मोहल्ले के लोगों ने कहा कि जी साहब वोट जो है हमने सारे मोहल्ले ने इकट्ठे इको बंदे को देना है। अच्छा। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा फिर कहते हैं जी के जो हमारे इधर के एमएनए उनके पास जाना है उनसे बात करने के लिए कि हम आपको वोट देंगे तो हमारी ये प्रॉब्लम है, तो आप हमारे मोहल्ले को लीड करें। लो जी, जो हमारे मोहल्ले में बंदा खड़ा हो रहा है ना एमएनए, हम सारे मिल के उसके पास गए। सारा मोहल्ला जो है वो मेरे पीछे पीछे था, मैं लीड कर रहा था। वो जो हमारे मोहल्ले में लीडर खड़ा हो रहा है मुझे दूर से ही देख के कहता है, ओ ये वेलकम वेलकम, ओ माय प्लेयर। अंग्रेजी में और भी 2-3 बातें उसने की। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा यार ये मेरा नाम भी जानता है। सारे मोहल्ले के ऊपर मेरा रोब भी बड़ा पड़ा। बड़ा रोब पड़ता है इस बात से। नहीं, मैं तो ये हैरान हो रहा था कि इन लोगों के इतने वर्कर हैं इधर मोहल्ले में, वोट देने वाले भी, वर्कर भी, दुश्मन भी, इसको नाम कैसे याद रह जाता है? यही तो यार एक कामयाब सियासतदान की इजाफी खूबी है। बुनियादी शर्त बहरहाल नहीं है, लेकिन इजाफी खूबी तो है कि वो अपने कारकुनों के नाम याद रखे, उन्हें चेहरे से जानता हो और उनके जाती हालात से भी वाकिफ हो। ये बहुत बड़ी खूबी शुमार होती है। अच्छा जी, जानते हैं ये? यार लाखों ना सही, लेकिन बहरहाल सैकड़ों हजारों की तादाद में जरूर एक कामयाब सियासतदान जो है वो अपने कारकुनों को, अपने वर्कर्स को चेहरों से जानता है, उनके नाम जानता है और फिर जब वो नाम लेके पुकारता है तो कारकुन की इज्जत अफजाई होती है। हाय 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 हाय। इस हवाले से मेरा ख्याल है कि सरे फहरिस्त जो सियासतदान है वो जुल्फकार अली भुट्टो मरहूम थे। वो अपने कारकुनों को बहुत ज्यादा चाहत के साथ याद करते थे, उनका नाम याद रखते थे और देर तक याद रखते थे। उनके बारे में कई वाकयात मशहूर हैं। एक दफा कहा जाता है कि जब अयूब दौर में वो किसी सड़क के किनारे खड़े थे तो वहां से किसी वजीर का कॉन्वॉय गुजरा, तो उन्होंने वहां पे एक एएसआई भी खड़ा था, उसकी मौजूदगी में कहा कि मैं भी कभी वजीर बनूंगा तो यूं ही गुजरूंगा। तो उस एएसआई ने कहा कि फिर आप हमें कहां याद रखेंगे, और अपना नाम भी बताया। फिर जब भुट्टो साहब इक्तदार में आए तो वही एएसआई उनके घर पहुंचा, उसने अपने सिर्फ नाम की चिट भेजी और भुट्टो साहब बाहर आ गए और भुट्टो साहब ने पूरा वाकया उसको खुद सुनाया कि तुम वो हो जिसको मैं फलां फलां जगह पे मिला था। वाह रे वाह। नहीं, भुट्टो साहब का मुतल्लक तो कहते हैं कि ऐसा अवामी बंदा था वो भाई कि कई जो उनके लीडर थे, उनके अपने कारकुन मेन उनके उन्होंने निक नेम भी रखे हुए थे। अच्छा। वैसे ना पीपल्स पार्टी को ये एडवांटेज हासिल है कि पीपल्स पार्टी का कल्चर ही ऐसा है। तनकीद अपनी जगह, पीपल्स पार्टी की जो मौजूदा हुकूमत है इसकी कारकर्दगी से कता नजर, पीपल्स पार्टी का बहरहाल ये कल्चर मौजूद है कि कारकुन और लीडरशिप के दरमियान एक अजीबो गरीब किस्म का बॉन्ड। नहीं, ये तो बिल्कुल सही है। अगर लीडर को नाम याद ना रहे तो कारकुन गिरेबान भी पकड़ लेता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मुझे नाम से नहीं पकड़ रहे, याद नहीं है तुम्हें, मैं कहूँ। अच्छा, मैं तुम्हें एक ऐसा वाकया बताता हूँ जिसका मैं खुद गवाह हूँ, चशमदीद गवाह हूँ, कि जब एक बहुत मशहूर लाहौर में जिमनी इलेक्शन हुआ था। शुरू से तुम्हें चश्मा लगा। मेरी बात सुनो, खुद ही कह रहे हैं ना, उससे- चश्मदीद। और मेरी बात तो सुनो, जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा वजीर आजम थी और पंजाब के वजीर आला की सीट पर नवाज शरीफ साहब मुतमक्कन थे, उन दिनों की बात है कि वो एक बड़ा मशहूर जिमनी इलेक्शन हुआ था हल्का 99 का, और गुलाम मुस्तफा खर साहब जो थे वो पीपल्स पार्टी की कैंपेन के इंचार्ज थे। अच्छा। तो मुझे याद है कि खर साहब अचानक अपने पूरा जुलूस लेके अपने घर में दाखिल हुए। हम साइड पे खड़े थे और उस वक्त यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे, हम पैदल ही, वो बिल्कुल रिजल्ट आ रहे थे और हम रिजल्ट सुनने के लिए वहां पे चले गए। तो वो खर साहब जब वहां पे आए तो बिल्कुल एक मरियल सा वहां पे नौजवान खड़ा था, सिगरेट पी रहा था। तो खर साहब अपने दर्जनों साथियों समेत वहां से गुजरे तो उस नौजवान को देख के जोर से उसका नाम लेके पुकारा और उससे बगलगीर हो गए और उसका नाम भी लिया। वो बहुत खुश हुआ और खर साहब ये आगे चले गए। तो हमने उस नौजवान से पूछा कि तुम्हें खर साहब कैसे जानते हैं? तो उसने बड़े फख्र के साथ कहा कि आज से 15-20 साल पहले मैं खर साहब के घर कली करता था, यानी रंगो रोगन करता था, रंगसाज था वो। हाँ, तो मैं यहाँ पे सिगरेट पिया करता था तो खर साहब गुजरते हुए मेरे साथ सिगरेट शेयर किया करते थे।
تو اس وقت سے خیر صاحب کو میرا نام یاد ہے، اور آج خیر صاحب نے اس طرح سب لوگوں کے سامنے جب مجھے میرا نام لے کے بلایا ہے تو مجھے تو یقین ہی نہیں آیا۔ بڑا ٹیکا بنتا ہے جی اس طرح کو نام لے کے بلائے تو، اور اس کا فائدہ بھی بڑا ہوتا ہے واقعی۔ مجھے یار اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے محلے میں لڑائی ہو گئی تو ہم لوگ، وہ پولیس آ گئی ادھر، پولیس پکڑ کے سب کو لے گئی۔ لو جی مجھے ایک تھانے دار نے چھوڑ دیا، اس نے کہا کہ یار یہ شریف بندہ لگتا ہے اسے چھوڑ دیتا ہوں۔ اچھا میں نے بھی منت ترلا کیا اسے، اچھا تو تم نے اتنا لمبا کہا جیسے میری ادھر فوٹو لگی ہوئی ہے تھانے میں۔ اللہ معاف کرے، اللہ نہ کرے۔ اس نے مجھے چھوڑ دیا، اب میرے ینڈ میں نہیں رہا۔ پھر ایک دفعہ ادھر ایک واردات ہو گئی ہماری گلی کے نکر پہ، تو وہی تھانے دار آیا تو مجھے کہتا ہے کہ مجھے پچھانا ہے تم نے؟ میں نے کہا نہیں پائی جی۔ اپنے والدار کو کہتا ہے اسے بھی پکڑ لو۔ مجھے تھانے لے گیا، میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ ڈکیتی کی واردات، میں شریف بندہ ہوں۔ کہتا پہلے بھی تمہیں شریف سمجھ کے چھوڑا تھا، تم نے مجھے پچھانا ہی نہیں ہے، اب تمہیں 4 دن اندر رکھوں گا، تم اگلی دفعہ فل پچھاڑو گے مجھے۔ اچھا چودھری شجاعت صاحب کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی اپنے کارکنوں کے نام یاد رکھنے کے حوالے سے بلا کا حافظہ رکھتے ہیں۔ ہاں ان کے متعلق تو میں نے سنا ہے کہ وہ والد صاحب کا بھی ساتھ حوالہ دیتے ہیں کہ فلاں تمہارا والد جو ہے وہ بھی بڑا اچھا آدمی تھا۔ ہاں بالکل۔ اچھا نواز شریف صاحب کا حافظہ بھی اس حوالے سے بہت زبردست ہے کہ وہ اپنے جو پرانے درینہ رفیق ہیں، ان کی پارٹی کے کارکن ہیں، ان کا نام کبھی نہیں بھولتے، لیکن ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ گرم جوشی کا مظاہرہ نہیں کرتے اپنے کارکنوں کے ساتھ، لیکن بہرحال انہیں نام یاد ہوتے ہیں سب۔ اور اگر کسی کے ساتھ محبت کا معیارہ کرنا ہونا تو پھر نواز شریف صاحب اس کا گال تھپتھپاتے ہیں۔ مجھے یہ پتا تھا اس لیے میں نے گال آگے کیا تو کہتے ہیں نہیں بہت زیادہ ایریا ہے، چلے جاؤ۔ اچھا جی، قاضی حسین احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، وہ بھی کمال کے پائی تھے۔ ان کے متعلق ان کے کارکن آپس میں لڑا کرتے تھے کہ وہ میرے زیادہ دوست ہیں۔ یہ جب ان کی وفات ہوئی ہے اس وقت بھی میں نے دیکھا ہے کہ ادھر وفات پہ لوگ جو ہیں آپس میں لڑ رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا نہیں یار میرے ساتھ بہت پیار کرتے تھے، دوسرا کہہ رہا تھا نہیں بھائی میرے جتنا نہیں انہوں نے کسی کے ساتھ پیار۔ اپنی آخری عمر میں خرابی صحت کے باوجود وہ اپنے کارکنوں کی ہر خوشی غمی میں شریک ہونے کی پوری کوشش کرتے تھے۔ اچھا جی، بی بی بے نظیر صاحبہ کے متعلق بھی یہی سنا ہے کہ وہ بھی جب باہر دورے پہ جاتی تھی کسی اور شہر میں اور کارکنوں سے جا کے ملتی تھی اور واپس آ کے وہ ہزاروں کارکنوں کے ساتھ ای میل پہ رابطہ رکھتی تھی۔ ہاں بالکل۔ ان کا بھی بڑا کمال حافظہ تھا۔ اچھا زرداری صاحب کے بارے میں بھی یار یہی کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی جو پرانی دوستیاں ہیں وہ ہمیشہ نبھاتے ہیں، خواہ وہ پارٹی کے حوالے سے ہو یا ذاتی دوستیاں ہوں، اور یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ وہ جو زمانہ طالب علمی کی دوستیاں ہیں وہ اور زمانہ اسیری کی دوستیاں وہ نہیں بھلاتے، وہ آج بھی نبھا رہے ہیں۔ کارکنوں کے ساتھ بھی میں نے سنا بڑے پیار سے پیش آتے ہیں۔ لیکن اس حوالے سے میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو ابھی بہت زیادہ سکولنگ کی ضرورت ہے۔ ہاں یہ بھی بات تمہاری ٹھیک ہے، مگر اگر کوئی مائنڈ نہ کرے تو میں اسے یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو ابھی وہ چلاکیاں آئی نہیں۔ ہاں یہ بھی بات، اسے چلاکیاں بھی کہا جا سکتا ہے کہ بندہ تیز ہو، پورا اپنے کارکنوں کو خوش رکھتا ہو۔ جیسا ہم نے شروع میں کہا ہے کہ یہ کسی لیڈر کے لیے بنیادی شرط نہیں ہے، کوئی بہت بڑا وصف نہیں ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کے نام یاد رکھیں۔ ہاں ایک اضافی خوبی ضرور ہے، قائد اعظم کو مسلم لیگ کے کتنے کارکنوں کے نام یاد تھے یار۔ اب ویسے بھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کی فین شپ جو ہے وہ سیاست سے پہلے کرکٹ میں بھی لاکھوں کی تعداد میں رہی ہے، ان کی فین شپ بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے اور پوری دنیا پہ ہے، اس لیے ان کے لیے نام بھول جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جاتے جاتے حکومت کا عوام کو آخری تحفہ، پیٹرول ڈیزل اور مٹی کے تیل کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں جی آخری تحفہ؟ اتنا بھی گورنمنٹ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرو، ابھی 15-16 دن پڑے ہوئے ہیں اصولی طور پہ، اور ویسے بھی انہوں نے کہا کہ ہم آخری لمحے تک عوام کی خدمت کریں گے۔ شاید ہو سکتا ہے آخری دن بھی کو تحفہ دے دی جائے، پتہ چلے کہ گورنمنٹ یالو ہونے سے گھنٹہ پہلے اعلان کرے جو سگریٹ لگانے کے لیے گیس آتی تھی اب وہ بھی بند ہو گئی۔ بڑی خوش ہے عوام ان کے اس تحفے سے، کل رات سے بیچاری ساری عوام گا رہی ہے، استے اے آکھے اسی سانو نہ بلائی وے، تے نہیں سی آکھے آکے جان کڈ جائیں وے، استے اے آکھے اسی سانو نہ بلائی وے۔ ویسے اس میری گورنمنٹ کا نا
मेरे वड्डे ताए वाला साहब है। क्या मतलब? मेरा वड्डा ताया किराए के मकान पे रहता था ना, तो मालिक मकान से उसका हो गया झगड़ा। मालिक मकान कहता है गल सुनो मकान खाली करो मेरा। ताए मेरे ने कहा मेरी बात सुनो, अभी 18 दिन बाकी है महीना खत्म होने में, चलो दौड़ो। जब महीना खत्म होगा तो मकान छोड़ देंगे। लो जी 18 दिन फिर मेरे ताए ने मकान की वो खिदमत की, हर कमरे को तोहफा दिया, हर दीवार को तोहफा दिया, क्या? हर बाथरूम को तोहफा दिया, तोहफी कर छड़िया मकान। मकान की वो हालत कर दी कि मालिक मकान ने आगे जब मेन दरवाजा खोला ना, तो आगे से ग्राउंड शुरू हो गई। मालिक मकान चांगरा मार के रोना शुरू हो गया। ताया मेरा कहता बात सुनो, ये मेन दरवाजा भी सिर्फ इसलिए छोड़ा कि तुम्हारे बाप के साथ मेरी सलाम दुआ थी, और तुम्हें पता है कि बाप जो होता है कि वो घर का मेन दरवाजा होता है। अब तो मैंने सुना है कि कई वजीर ये पढ़ते हुए दफ्तर की तरफ जा रहे होते हैं, जो बचा था वो उठाने के लिए आए हैं, आखिरी मेज चुराने के लिए आए हैं। यार ये 1 पाउंड फिश पता नहीं कैसे हिट हो गया, गाता तो मैं भी अच्छा ही हूँ। अजीज साहब खैर ऐसी भी कोई बात नहीं, आप भी किसी से कम नहीं है। अब बस वो शाहिद नजीर जो है ना 1 पाउंड फिश, उसका एक्शन जरा ये आधा मेरा हाल है, ठीक है। वैसे तो मेरे जगह का भी एक्शन कम नहीं है, इसका ये दोनों हाथों से इकट्ठा है, शायद इसलिए जोर पकड़ गया। रहमान मलिक ने कहा है कि मैंने अरकान पार्लियामेंट की सिफारिश पर ममनुआ बोर के 69,000 असलहा लाइसेंस जारी किए। रहमान मलिक ने कहा नहीं, रहमान मलिक ने एतराफ किया है, एटलीस्ट ये तो कहो ना। हाय 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 69,000 असला लाइसेंस। हाँ जी। होए होए होए, मैंने तो सुना रहमान मलिक के पास को मेहमान भी आता था तो चपड़ासी से कहता था बात सुनो बेटे 2 कप चाय और 6 लाइसेंस लेके आओ, मेहमान आए जल्दी जाओ। और बेटे कब के मेहमान बैठे हुए हैं, लाइसेंस छिल के उनके आगे रखो। वो जो लाइसेंस पिछले दोस्त छोड़ गए हैं उन पे मक्खियां बैठ रही हैं, कपड़ा डालो उन पे। ये कोई जाया नहीं हुए, उनके पास तो गड्डी में जगह नहीं थी इसलिए छोड़ गए हैं वो। ले जनाब ले, चित्री वाला लाइसेंस है बड़ा अल्लाह, देखे तो सही। अगर नहीं ऐसे खाना तो मिल्क शेक बनवा दूं। और नहीं वो ना खाएं, वो बिस्कुट है जनाब, ये साथ लाइसेंस पड़ा हुआ वो खाएं। बड़ा अल्लाह जरा देखे। मलक साहब तो किसी MNA-MPA के बच्चे की शादी पे जाते थे तो वहां पे सलामी देने की बजाय लाइसेंस देते थे। और रखो यार 15 लाइसेंस, और रखो यार भतीजा मेरा, इस तरह ना करे रखे, शादी हो जानी आगे उसने फायरिंग शायरिंग भी करनी है, रखे। रहमान मलिक साहब ने तो जंगलों में लाइसेंसों के स्टॉल लगवा दिए कि जो डाकू पुलिस के डर से शहर में नहीं आते वो उधर ही लाइसेंस बनवा रहे। तुम ऐसे रहमान मलिक साहब का मजाक उड़ा रहे हो, उन्हें आज एक बरतानवी अखबार ने कलरफुल मिनिस्टर करार दिया। तो ये जो मैं उनके कारनामे सुना रहा हूँ ये ब्लैक एंड व्हाइट सुना रहा हूँ। अंग्रेज जो कहे उसकी तरफ तुम लोग तवज्जो दे देते हो, और ये कलपता मर जाए ये किड़ी सुनने है, वो कलरफुल मिनिस्टर है। तुम्हें क्या पता है पाकिस्तान की पहली रंगीन फिल्म संगम थी और पहला रंगीन वजीर रहमान मलिक हुआ है। संगम भी वैसे अट्रैक्शन बड़ी थी उसमें और फ्लॉप हो गई थी। ये जो बरतानिया वाले हैं ये तो इनको शुरू से ही रंगीन कहते हैं। अच्छा। उधर इनका काम ही रंगीनिया था। क्या? उधर जो फिल्म के बोर्ड बनते थे ना वो ये ब्लैक एंड व्हाइट भी लिखते थे तो वो रंगीन लिखे जाते थे। अच्छा। हाँ वो सारे फिल्मों के बोर्ड इनसे ही लिखवाते थे, आर्टिस्ट आदमी है। अच्छा। बस गलती हो गई इनसे एक दफा, अंजुमन के ताड़ के ऊपर सुल्तान राय का मुंह लगा दिया और सुल्तान राय के ताड़ के ऊपर अंजुमन का मुंह लगा दिया। और रंगीनियों का इनके साथ रिश्ता आज भी बरकरार है, इसलिए बरतानिया ने इनको कलरफुल मिनिस्टर कहा है। देखो ना जरा पीपल्स पार्टी के दौर में जितने इनको रंग लगे हैं और नहीं किसी को लगे। वजीर आजम राजा परवेज अशरफ ने कहा है कि रूस की बढ़ती हुई ताकत कसीरुल कुव्वत दुनिया की जानिब एक मुस्बत पेशरफ्त है। किस स्यापे में फंस गए राजा साहब।
15 दिन रह गए आराम से जाए घर। यार क्या मतलब है यार, वो वजीर आजम है, सफारती बयानात नहीं देंगे? वो तो यार सीधा सीधा बयान देना, इतना मुश्किल बयान जब उनके अपने मुंह पर नहीं चढ़ता तो हमारी कुड़ी किधर से बोलेगी? काम चलो उन्होंने एक नहीं सीधा किया, बयान तो सीधा दे। क्या जरूरत है इतना कहने की? कसीरुल कुव्वती इंफरादियुल जबिल्लत के तहत जब रंगीन कौसे कज़ा की रूस तक पहुंच थी, जाने दे गुस्सा। सीधी बात करें गुजरान की, किसी सड़क के ऊपर खड़े हो गए, अरे उस बड़ा तगड़ा हो गया जी भाई, इन्हें ला दे जाना जी, ला दे जाना जी, गल मुक गई। ऐसे कहा क्या है इन्होंने? यही कहा उन्होंने। राजा साहब ने कमोबेश यही कहा है, उनका कहना यही है कि जिस जिस तरह रूस स्ट्रेंथन हो रहा है, बिल्कुल उसी तरह हम मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। वाह वाह वाह, ये तुमने मुझे आसान करके बताया और मुझसे कसम उठवा लो, मुझे नहीं समझ आई। मैं शो के बाद राजा साहब को फोन करके पूछ लूंगा कि आपने ये क्या किया। दिल करे वो आगे से कहे पुत्र मैं भी एक बंदे नूं पाया क्या मैनू दस यार मेरे मुंहों की निकल गया, मैनू समझ आती है तो फिर तेन दस ना मेरा बेटा। एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार जुनैद, लॉ एंड ऑर्डर का मसला हमारे यहाँ इस कदर अजीब सा है और खतरनाक सा है कि हर वक्त डर ही रहता है। बड़े भी घर से बाहर निकलते हैं तो पिछले जो घर में होते हैं वो दुआएं कर रहे होते हैं खैर खैरियत से घर पहुंचे वापस। ऐसे ही है। तो बच्चों का मसला तो ज्यादा सेंसिटिव है। दूसरी तरफ ये भी कहते हैं और सुनने में आता है जी कि बच्चों को बाहर भेजना चाहिए कामकाज के लिए, उनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए उनको, इस तरह फिर वो कॉन्फिडेंस में आते नहीं हैं अगर वो खुद बाहर बात तरीके से ना जाएं तो क्या बंदा करे? बच्चों को बाहर भेजे ना भेजे, किस मुसीबत में फंस गए हुए हैं हम लोग। दोनों बातें अपनी अपनी जगह मेरा ख्याल ठोस हकीकत हैं और कहीं दरमियान में ही मामला तय करना चाहिए। अच्छा, बच्चे को कहेंगे बाहर जाओ मगर जाके थड़े पे बैठ जाना, आगे न जाना। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, आप बच्चों को आजादी दें लेकिन किसी न किसी हदूदों के यूद के अंदर रहकर आजादी दें। दूसरी तरफ इतनी भी बच्चों पर पाबंदी ना लगाएं कि उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उनमें जो खुद एतमादी है उनकी, वो मजरू हो जाए। कॉन्फिडेंस तो आजकल बच्चा टीवी के ऊपर जेम्स बॉन्ड को ही देखता है तो उसे आ जाता है। नहीं यार, टीवी के सामने बैठ के घंटों जाया करने से या इंटरनेट पर बैठकर वक्त जाया करने से बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आता। सेल्फ कॉन्फिडेंस वही है जिसे हम कहते हैं कि वो जो बाहर निकले घर से और जो जिंदगी के मसाइल हैं वो किसी हद तक उनको खुद फेस करने की कोशिश करे। हम तो बच्चे मतलब बड़े हो जाते हैं, मैं खुद भी सच्ची बात है खुले दिल से इस बात का एतराफ करता हूं कि मैं भी कोई बहुत अच्छा वालिद नहीं हूं इस हवाले से, मैं डरता रहता हूं, यानी ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स में मेरा शुमार होता है, लेकिन नहीं हौसला पड़ता बच्चों में। हालांकि मैं ये बात समझता हूं अच्छी तरह से कि बच्चों को मतलब खुद एतमादी देनी चाहिए, उन पर कुछ जिम्मेदारियां भी डालनी चाहिए ताकि उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आ सके, लेकिन नहीं हौसला पड़ता यार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसे कॉन्फिडेंस देने के लिए, उसे अजीजी बनाने के लिए बाहर निकलना चाहिए बच्चे को और उसे भेजना भी चाहिए। असल में बात यह है पाजनैद कि अब हम लोग डरते इसलिए हैं कि दीवार के साथ दीवार तो जुड़ी हुई है मगर दिलों के फासले बहुत ज्यादा हैं। बिल्कुल सही। पहले ये होता था कि पूरा मोहल्ला जो होता था वो एक ही घर होता था, किसी का भी बच्चा बाहर निकलता था तो सारे मोहल्ले के लोगों को पता होता था, समझदार लोगों को, जवानों को पता होता था कि ये किसका बच्चा है। हर बंदा मोहल्ले का उस एक बच्चे का निगरान होता था, निगहबान होता था। लेकिन अब बहरहाल दौरे जदीद में उन पेरेंट्स के रवैये पर बहुत शदीद तनकीद की जाती है जो किसी न किसी अंदाज में ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, बच्चों का बहुत ज्यादा या कहना चाहिए जरूरत से ज्यादा ख्याल रखते हैं या निगरानी करते हैं, सख्ती कह लो। हाँ, ये ऑस्ट्रेलिया के एक मशहूर साइकेट्रिस्ट है डॉक्टर स्टीवर्ट ब्राउन, वो जैसे ब्राउन ब्रेड होती है। हाँ, वो उन्होंने एक किताब लिखी है हाउ इट शेप्स द ब्रेन। उसमें वो लिखते हैं ऐसे पेरेंट्स को वो हेलीकॉप्टर पेरेंट्स कहते हैं। जिस तरह हेलीकॉप्टर निगरानी करता रहता है तो वो कहते हैं कि ये ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स हैं, ये दरअसल हेलीकॉप्टर पेरेंट्स हैं। और वो अपनी किताब में ये भी लिखते हैं कि ये जो ओवर प्रोटेक्टिवनेस है ये सिर्फ ख्याल रखना ही नहीं है, बल्कि वो ये कहते हैं कि बच्चों की हर जायज नाजायज ख्वाहिश पूरी करना ये भी ओवर प्रोटेक्टिव होने की निशानी है। बिल्कुल सही। और ये कि बच्चों के जो खेल हैं
ان میں بھی ہم کسی نہ کسی انداز میں مداخلت کرتے ہیں کہ اس طرح سے کھیل کھیلو, اس طرح نہ کھیلو. یہ بھی ضرورت سے زیادہ رول ہے پیرنٹس کا. ہاں اب تو اتنا ہم نے بچوں کو نایک بنا دیا ہوا ہے, بیٹے جوتی پہنے چلو, بہت دھوپ ہے, چلو اندر, شاباش میرا بیٹا, خبردار جوتا نہیں اتارنا. ساری زندگی ننگی پیری دوڑے بھجے پھرے ہیں, ساری زندگی کوئی ایسی پرواہ ہی نہیں تھی ہوتی دھوپ چھاؤں کی. کھیلتے بھی تھے اور پھر رج کے روٹی بھی کھاتے تھے, کھانا بھی کھاتے تھے. اب تو بچے کے سامنے آپ ایک سلائس رکھ دے تو اس سے وہی نہیں پورا ہوتا. اور صحیح, یہ بالکل صحیح بات ہے کہ اوور پروٹیکٹیونیس جو ہے وہ بچے کے اندر سیلف کانفیڈنس کبھی بھی نہیں آنے دیتی. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. ہندوستان کا ایک ادارہ ہے یونیک سپورٹ سسٹم, اچھا, اس نے ایسے جو اوور پروٹیکٹیو پیرنٹس ہیں ان پہ ایک اسٹڈی کی ہے. یہ کبھی انڈیا کا ادارہ اسٹڈی کرتا ہے, کبھی برطانیہ کا کرتا ہے, پاکستان میں صرف لسی پیتے ہیں اور مسواک کرتے ہیں. ایسا ہی ہے. اس اسٹڈی میں کئی پیرنٹس نے اپنے اس رویے پر یا اپنے اس خوف پر کسی نہ کسی انداز میں اظہار افسوس کیا ہے. مثلاً کچھ پیرنٹس کا کہنا ہے کہ ان کے بچے آج جوان ہو چکے ہیں لیکن انہوں نے اپنی ساری زندگی کبھی جھولا نہیں جھولا, اس لیے کہ انہیں ڈر تھا کہ ان کا بچہ گر جائے گا. یار مجھے پتا ہے کہ میں کو 2-2.5 سال کا, 3 سال کا یا زیادہ سے زیادہ 4 سال کا ہوں گا, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے اتنی دیر تک کدو ہی کہتے تھے. ٹینٹ میں نے کرائی ہوتی تھی. لو اتنی سی عمر میں نے پٹھو گول گرم, 12 ٹینی, شٹا پور, سا ٹپا ہوا ہے, لکڑ میٹی کھیلی ہوئی ہے, پھر چیچو چیچ گنیریاں کھیلی ہوئی ہیں, پھر اپنا فٹ بال بھی کھیل لیتے تھے. کرکٹ اس وقت اتنی پاپولر نہیں تھی اس لیے نہیں کھیلی. اچھا, آپ اتنے پرانے ہیں؟ ہاں یہ اپنا وسیم اکرم کے دور کی بات بتا رہے. اپنا پھر ہم نے وہ کھیلا ہوا باندر قلعہ, پٹھو گول گرم, اور کوئی پرواہ نہیں تھی ہوتی. بندے بچے بے تحاشا انے وہاں دوڑ پاج رہے ہوتے تھے. اب تو میں نے دیکھا کہ بچہ ذرا سا دوڑنا شروع کر دے تو پیچھے سے ایسے کرنا شروع کر دیتے ہیں, گرنا پڑے. ہاں اس وقت مجھے یاد ہے یہ مشہور ہوتی تھی بات کہ ڈگ ڈگ کے وڈا ہوتا ہے بچہ, اس کو گرنے دو, نو پرابلم. اب تو ایسے بچے کے پیچھے پیچھے لگے ہوتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اللہ بچے کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ایسے ہوتا ہے کہ وہ ستیں کہہ رہے ہوتی ہے. وہ چھوٹا موٹا گرنا پجنا نسنا اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. وہ اس کے سیکھنے کا عمل ہوتا ہے نا. میں کئی دفعہ سب سے اوپر والی سیڑھی سے گرا ہوں اور رول ہوتا ہوا سدھا آخری پوڑی تک آیا ہوں. مجھے تو محلے میں جیکی چن کہنا شروع ہو گئے ہوئے. اچھا سر, ابھی کچھ عرصہ پہلے امریکہ میں ایک موبائل سافٹ ویئر آیا تھا جس سے پیرنٹس اپنے بچوں کی نگرانی کر سکتے ہیں, ان کو لوکیٹ کر سکتے ہیں, جس پر 37% بچے جو تھے انہوں نے اس پر احتجاج کیا تھا, بائیکاٹ کر دیا تھا اس کا, اور انہوں نے کہا تھا کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. ارے وہ تو ہر ہیں پاگل سے, ان کا معاشرہ ہو رہا ہے, ان کا رہن سہن کا طریقہ ہو رہا ہے. میں یہ کہوں گا کہ بچے کو آپ اس پہ ایک حد تک نظر رکھیں, یہ ضرور دیکھیں کہ بچہ کسی غلط سوسائٹی میں تو نہیں بیٹھ رہا, کوئی ایسی جگہ پہ تو نہیں جا رہا جہاں پہ اچھے بچے نہیں بیٹھتے, یا کوئی ایسے کام میں تو نہیں پڑ گیا ہوا. باقی بچے کو باہر نکلنا چاہیے, اس کو کانفیڈنس دینا چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں کہ جب بچہ ہائی اسکول میں آئے اس کو بینک بھیجیں, اس کو کہیں چلو بل جمع کرا کے آؤ, اس کو بازار سودا لینے کے لیے, لیکن بل کے پیسے اس کو خود دیں. یار یہ کس طرح کا بندہ ہے. ظاہر ہے بل کے پیسے آپ نہیں دینے ہیں, ورنہ جتنا بل آج کل آتا ہے بجلی کا بچہ بیچارہ کہاں سے دے گا, بچے کی شوگر مل چلتی ہے. دنیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, وطن عزیز کا سیاسی منظرنامہ ایک موسیقار کی نظر سے دیکھنے کے لیے آج ہم نے اپنے پرانے مہمان کو دعوت دی ہے, جناب استاد سریلے خان. بے سری سیاست سریلے خان کی نظر میں. لیکن استاد جی یہ ہر بار میرا نام کیوں بھول جاتا ہے؟ اس کا بھی نام لے جی, ڈبے خان صاحب کا. اچھا, کیا سوچ کر میری والدہ نے یہ نام رکھا تھا ڈبے خان؟ یہ سوچ کے کہ شاید کوئی چندہ ڈال جائے. حسرت ان ڈبوں پہ جو بن کھلے مرجا گئے. تینوں لے مولا, ایک منٹ سانس لیا کرو. 25 سال ہو گئے ڈبہ دیکھے ہوئے. چپ کر جا. میں نے کہا بھائی صاحب, اے حضور نیوز چینل, سرکار ذرا ہری اپ. کیا انگلش نکالی ہے ہری اپ؟ وہ نکل جاتی ہے بیٹے, ذرا ہری اپ کر لیں حضور, جلسے میں جانا ہے, آپ کی مہربانی, بکنگ ہوئی ہے. جلسے میں آپ کا کیا کام؟ اللہ
जिंदगियां दे खान साहब इमरान खान को। हाय 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 हाय, ऐसा रवाज डाला है जलसे में मौसीकी का। क्या कहने? हम गरीबों की भी रोटियां लग गई है। आहा, अल्लाह जानता है बड़ी गुर्बत हो गई थी। हाय, रोटी पे अचार का तेल ही संभालते फिरते, कई दफा कपड़े खराब कर लिए। अब शुक्र है रोटी पे करेले गोश्त का डेरा लगा है। हाय, इस गोश्त की बढ़त हो सकती थी अगर शहबाज शरीफ को भी ये समझ आ जाती कि खुद नहीं गाते, गाने वाले बुलाते हैं। तेरे सदके जाऊं, जिसका काम उसी को साज। सदके जावा शिबली, देखो ना जरा, शिबली को बैंक में भर्ती करवा दिया मैंने। हाय, एक बंदा आया बिल जमा कराने, उसने आगे आगे बिल और पैसे पहन के नामुराद पेन सुट के मेज में जाम लगा। उसने कहा भाई जी बिल जमा करना है, मैंने बेल नहीं दी। उस्ताद जी की सुन ले, कल खिडौने वाली दुकान पे गए, जाके कहते ये पांडा कितने का है? दुकानदार कहते जी आप शीशा देख रहे हैं। तेनू लवे मौला, मैंने पांडा नहीं था कहा, मैंने पांडा कहा था। शौकिया आगे से कहता जी मैं भी पांडा ही कह रहा। बड़ा आपका पित्तल के पतीले जैसा मुंह है। मैं कहा बहुत शौक है तेनू लवे मौला है। मुख्तलिफ सियासी जमातें अपने जलसों की मौसीकी के लिए आपसे राब्ता करती हैं। जनाब क्या कह रहे हैं आप? जनाब जलसों के लिए नहीं, ये मुंह लेते हैं, इस मुंह पर जलसा कराना होता है। बहुत शौक हो डब्बे खान, आए ऑलमोस्ट शौक हो। और तेनू ले मौला मेरे मुंह ते जलसा कराउंदे शौक है। अगो अमीर मुकाम दा भी जलसा आने लगा, क्यों मेरा मुंह फेना ही। जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा। हाय, ये ताहिरुल कादरी साहब के जलसे का गाना। अच्छा, जाने वाले रे ठहरो जरा रुक जाओ। ना मेरा पुत्र ना गा बेटा, राजा परवेज अशरफ साहब ने सुन लें, ना गा। जा जावे जा झूठे जा जावे जा झूठे। क्या बोल है? जा जावे जा झूठे। गाने तो याद आया, सुनिए जरदारी साहब फिर लाहौर आए। दूरो दूरो अखियां हमारे मुंडा जरदारी। दूरो दूरो अखियां हमारे मुंडा जरदारी। सदके जावा, क्या अच्छी बात की है। बुलावल साहब आए, हीरो बच्चा, क्या कहने। आए, देसी लोगों पे हुक्मरानी करने के लिए अंग्रेजों से तालीम लेके आए हैं। हाय हाय हाय, मैकडॉनल्ड में करेले गोश्त। क्या चेंज दिया? मैंने कहा डब्बे खा बेटा, जनाब। जरा अपना मुंह मुझे पकड़ाओ, मैंने अपना गोडा सेकना है। उस्ताद मोहतरम ये मेरा मुंह है, कोई इट नहीं। हाय, अगर इट नहीं तो फिर व्हाट इज इट? इट इज इम्पॉसिबल। छोड़ दो बेटे, ये एक लंबी बहस है। मेरा पुत्र जुनैद साहब के हाथ तशरीफ लाए हुए हैं, जरा जुनैद साहब को नून लीग का इंतखाबी मंशूर सुनाओ। अर्ज किया जनाब। जो भी आवेगा मैं भुला नाल धरती सजावागी। जो भी आवेगा, जो भी आवेगा मैं भुला नाल धरती सजावागी। ओदे मथे उतो लोटे वाला लेबल मलावागी। मलांगी अखियां फिर सब दिया सेकागी बखियां। चलांगी पखियां क्योंकि सिरे उते आन गिया मक्खियां। सदके जाऊं, इक्तदार का शीरा कहाँ डाला है। शीरे से याद आया, ये वो बच्चा है जो मीठे चावलों के ऊपर अचार डाल के खा लेता है। हाय हाय हाय, ताजी फ्लेवर चेंज किया है। हाय, तुम्हारे फ्लेवर के सदके जाऊं और फारूक होके तुम पे पर्चा कराऊं। जरा बच्चे की शक्ल पे गौर करें, फितरी साइकिल चोर लग रहा है। हाय 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 हाय, इस तरह के बच्चे बड़ी ईद पे बकरे के आगे से दाबड़ा उठा के बेच आते हैं। तेनू लवे मौला है, बेटैमी तिहाई मारन वाले शौक है। ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਕੇ याद आया, बैठक ਨੂੰ ताला लाया सही।
उस्ताद जी बैठक में रखा हुआ क्या है? सिर्फ एक पीली पत्ती वाला पान। हाय पुत्र बैठक में अगर कुछ नहीं रखा हुआ तो ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਾਲੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਚਾਬੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਇੱਕ ਬਟਨ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਓ ਤੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ और जिसको उस बटन का पता ना हो जूती मारे तो खुल जाता नाज़रीन, सुरीले खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन वक्त है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। उस्ताद जी मेरा नाम क्यों भूल जाता है? तैनू सामने बैठा के शर्मा, सामने बैठा के शर्मा, वे ए होई मेरा। ओए डब्बे खां और शोखे बच्चे सुर इतना ना उठाओ। उस्ताद जी आप सुर नहीं उठाने देते, महंगाई सर नहीं उठाने देते। हाय सदके जाऊं महंगाई तो इतनी हो गई है, यकीन करो तुम डबे खान, इतनी महंगाई हो गई है मैंने शेव करानी छोड़ दी। वेरी गुड। तेनू लवे मौला शोखिया मरे किसे कच्चे पिंड दे जिम्स बॉन्ड इस तरह का जिम्स बॉन्ड कुकड़ों वाले खुड्डे से छलांग लगा के गिट्टा निकलवा ले। ऐसा शोखा हाल खुड्डा भी निका तो जिम्स बॉन्ड भी निका फिर का दी सट तेनू लवे मौला जिम्स बॉन्ड इस तरह के जिम्स बॉन्ड दे हाथ ते कुकड़ ठूंगा मार के उदी पिस्तौल छोड़ दे ऐसा बुज़दल जिम्स बॉन्ड फिटे मुंह To the headmaster कोल भी ना मुराद इजाजत लेके ओदा अंडा चुकदा और ये नहीं कहता कि मैं खान लगा उन्हें कहते बाजी कुकड़ी मैं आपका अंडा देख लूं वो कहती ये वेख ले भरावा तू भरा है बड़ा तेरे कोलों कादा होला तो शोखा अंडा बाहर खड़ के महल्ले दे बच्चियां नूं वहा के दस रहा आंदा हेलो मैं इहदा मामा वां। उस्ताद जी एक फनकार को आप इतना इजी लेते हैं? फिर जब फनकार फन को इजी लेता है तो लोग उसे इजी ले लेते हैं। शौक है ऐसा फनकार ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਨਕਾਰ परवेज मुशर्रफ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ क्या कहने हजूर बड़े सुरीले हो तुसी। ऊपर से सुना है मुशर्रफ साहब ने भी वापस आने का ऐलान कर दिया है। फाइला उड़ीक दिया जज्बा जमारदा फाइला उड़ीक दिया जज्बा जमारदा आजा परदेसिया वास्ते एफआईआर दा जा तेनू फाइला उड़ीक दिया आजा तेनू फाइला उड़ीक दिया आजा तेनू फाइला उड़ीक दिया। उस्ताद जी मैं बेसुरा तो नहीं हुआ? आए नहीं बेटे ऐसा सुर में गाए हो काश अल्लाह पाक तुम्हें शक्ल भी सुर जैसी दे देता। हाय हाय शक्ल तो देखो हाय तले या वारस बेग लगन कैसा शोखा है। अंडा अंडा गर्दीनी में आप आमलेट हो। ना बेटे ना ऑमलेट का जिक्र ना करो भूख लग जाएगी। हाय पिछले साल मई च खादा सी आमलेट हाय गर्मी च खा बैठा पुत्र पैसे ही उदों इकट्ठे होए आमलेट खा के पित कढ़ा के मैं सारी गली च खुरकदा फिरा उतो नामराद नुकर वाला हकीम इम्तियाज शोखा कहता खान साहब कोई ठंडी चीज खाओ। मैं 4-5 दिन पितल दी टूटी नु चक मारदा मैं कहा साडे घर ते ही ठंडी। ऊपर से नामराद हकीम कहंदा है हजूर गूंद कतीरा पियो और मैं कहा मरे सादा पानी गरीब नु होरे किवें लबन दे तू गूंद कतीरे की बात कर रहा है। इतनी महंगाई अल्लाह जानता है जुनैद साहब यकीन करें गरीब आदमी ने पिछले 5-6 साल कैसे गुजारे हैं या अल्लाह जानता है या गरीब जानता है। मर गया है गरीब बेचारा महंगाई से और ये हुक्मरान एक दूसरे को एक ही बात कहते रहे पाई मेरे खा 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 पाई मेरे खा 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 लीडर दे रमज़न लीडर जाने लीडर दे रमज़न लीडर जाने पी जा रख मार रख के जरा ना डर ना शर्मा पाई मेरे खा 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 पाई मेरे को खा खा। ऐसी महंगाई जुनैद साहब अल्लाह जानता है दाल बदमाश लगना शुरू हो गया।
आए मुर्ग छोले बैंकॉक के शोले लगना शुरू हो गए। हाय हाय हाय, ऊपर से फंक्शन बंद, ना तौर में ना कोर में, सिर्फ शोर में। इतनी महंगाई हुजूर, हाय 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 हाय। अल्लाह जानता रोटी खांदियां दिल नू हथ पैन दिया। अब परसों चौथ मैं ताजी रोटियां जी करके खाने से तोड़ी है, ना मुराद मेरे हथी पै गए। कहता उस्ताद जी नवी रोटी पाड़ छड़ी। उस्ताद जी ना हो जो गल्ला करो, भुख लग गई है। ओ मरे शोखिया खलो भी जा, जेब के मुताबिक सोचा करो। शोखा एहो जे गरीब आदमी डग कुत्ते दा नाम ही जैक रख लेंदे। तो गुजारा वाकई मुश्किल हो रहा है बहुत। सर ऐसा मुश्किल हुजूर क्या बात कर रहे हैं। हाय हाय हाय, ये पिछले 5-6 साल तो गरीब आदमी रोने ही रोता रहा है। खुदा शाहिद है जुनैद साहब, सब्जी और गोश्त की दुकान के आगे से गुजरते हुए कप कपी सी छिड़ जाती है। और दूसरी तरफ हुक्मरान तबके को देखे तो मुंह से सिर्फ यही निकलता है, एक मिनिस्टर को देखा तो ऐसा लगा ट्यूं ट्यूं ट्यूं। ओ बेटे ओ जेब तेरे च टगा नहीं तो क्यों टियां टियां कर दे। तेन ले मौला हुक्मरान पहले थोड़ी टियां टियां कढान दे। एक मिनिस्टर को देखा तो ऐसा लगा जैसे खर्चों का ढेर, जैसे सारा हेर फेर जो हाथ आए घेर ठेकों की मारो मार, रिश्तेदारों की कतार आगे भतीजा भी तैयार, सिर्फ नोटों से प्यार। अरमानी सूट साथ इटली के बूट, एथो ओथो लूट। एक मिनिस्टर को देखा तो ऐसा लगा। अब पेशे खिदमत है पब्लिक की तस्वीर। एक पब्लिक को देखा तो ऐसा लगा जैसे असली बीमार नजर आए। चार चार टूटा साइकिल बेकार, खाली बिजली के तार, जैसे मूली का अचार। खाली बिजली के तार जैसे मूली का अचार, जैसे रुकी हुई रेल, जैसे रुकी हुई रेल जिसका सूखा है तेल, जैसे हो गया फेल कर कर लग गए जेल। ना बिजली न गैस एते हुंदी नीरी बैस, एक आवाम को देखा तो ऐसा लगा। बेटे ये तुम्हारी ट्यों ट्यों बचा गई है, नहीं तो बहुत खड्डे थे। हाय यकीन करो जुनैद मियां, रोजाना हम सारी फैमिली खाली पेट सिर्फ ये गाना गा के सो जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि गाने में अचार का जिक्र है। हाय हाय नाज़रीन ये था आज का हस्बे-हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़। एक आवाम को देखा तो ऐसा लगा